नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी प्यारे अभ्यर्थी, इस एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं खरपतवार विज्ञान, और खरपतवार विज्ञान का खात्मा करने के लिए ही हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। खरपतवार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में पेपर का लेवल जो है अच्छा रहने वाला है, ऐसा हमारा अनुमान कहता है। तो हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। यही खरपतवार हम आपको 2 लेक्चर में भी कवर करा सकते थे, परंतु खरपतवार हम पढ़ा देते, परंतु आने वाले क्वेश्चन आप बना पाते या ना बना पाते ये आप एग्जाम में ही बता पाते। परंतु इस खरपतवार को हम 6 से 7 लेक्चर में लेके गए, यानी कि खरपतवार को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि यूट्यूब पर एक ही वीडियो में पूरा खरपतवार खल्लास करके थंबनेल लगा के डाल दिया जाए ताकि बच्चा जल्दी आके देख ले। यहाँ पर समग्र चीजें दे रहे हैं, ठीक है। समग्र चीजें का मतलब है ये वीडियो जिस बच्चे तक पहुंचे, वो पढ़े, उसको लाभ हो, ठीक है। उसको मानसिक लाभ नहीं, उसको रियल लाभ हो कि हाँ उसके एग्जाम में क्वेश्चन भिड़ गया, ये सबसे बड़ा लाभ होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खरपतवार नियंत्रण को। अभी तक हमने खरपतवारों को पढ़ लिया, अब हम खरपतवार नियंत्रण को देखेंगे, जिसमें हम सस्य मतलब विधियां देखेंगे, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस देखेंगे, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस देखेंगे, भौतिक यांत्रिक नियंत्रण देखेंगे, जैविक नियंत्रण देखेंगे, रासायनिक नियंत्रण देखेंगे। इन सब से प्रश्न आते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल जो इसके क्वांटिटी से रिलेटेड 2018 के पेपर में भी आया है, जो 19 में हुआ था, और बिहार पीसीएस में जो एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था वहां भी न्यूमेरिकल आया है। तो जो न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न 1 या 2 प्रकार के इसमें बनेंगे, वो मैं आपके बीच लेकर के आऊंगा। लास्ट वाले दिन, लास्ट वाले सेशन में मैं न्यूमेरिकल रख के लाऊंगा, ठीक है। तो खरपतवार विज्ञान को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमारे सेशन से जुड़ेगा और शेयर करेगा ताकि हर बच्चे के पास क्लास पहुंचेगी। आप सभी लोग जो वाईडी कृषि संस्थान के द्वारा 30 दिसंबर यानी कि आज से कल रात से ही और आज और कल तक जो ऑफर दिया गया है बच्चों को, एजीटीए का जो कोर्स है शताब्दी बैच, जिसमें क्लास नोट्स, क्लास लेक्चर, उसके साथ साथ टेक्स्ट सीरीज कंप्लीट आपको सिलेबस दिया जा रहा है। एजीटीए का टेक्स्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट सहित मात्र 399 रुपए में। तो जो बच्चे कोर्स को परचेज कर चुके हैं वो अपना नियमित अध्ययन के रूप में ले आएं, और जो बच्चे अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हम परचेज करें या ना करें, या जो बच्चे ऐसे जो अभी तक परचेज नहीं किए हैं, तो वो आके हमारे डेमो क्लासेस को देखेंगे और तत्पश्चात आप अपने बैच को ज्वाइन करके आप अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया लिंक, हमारे कॉन्टेक्ट पिन कर दिए गए हैं, आप वहां से हमारी टीम और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या है सबका निराकरण किया जाएगा, बस धैर्य बना के रखना है, बहुत कुछ अच्छा होना है, ठीक है। हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल। हमारा टॉपिक आज का है खरपतवार नियंत्रण। हमारे खेतों में जब खरपतवार लगाते हैं तो हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, और आज का जो टॉपिक है हमारा वीड कंट्रोल। अब अगर हम खरपतवारों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे सामने क्या समस्या आएगी। जो डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस जो है उसने क्या बताया कि 2023-24 के अपने आर्टिकल के डेटा के रूप में उसने बताया कि 37% जो है खरपतवारों के द्वारा कृषि उपज में हानि होती है। अगर किसान खरपतवारों को खेत से उखाड़ के नहीं फेंकता है तो उसके फसल की गुणवत्ता और फसल की उत्पादकता में अंतर आएगा। कैसे आएगा कि जो पौधा प्रति हेक्टेयर या प्रति प्लांट ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखता था, परंतु उसका जो पोषण था, उसका जो लाइट था, उसका जो जगह थी वो किसी और ने ले ली, मतलब खरपतवारों ने ले ली, तो वो बेचारा पोषण के अभाव में माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, उसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। जब ग्रोथ नहीं हो पाई
तो जब वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी तो रिप्रोडक्टिव फेज उसका उतना अच्छा नहीं होगा और वो प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं दे पाएगा। तो खरपतवारों को खेत से निकालना है ताकि हमें अच्छी क्वालिटी वाली उपज प्राप्त हो सके। तो खरपतवार नियंत्रण यानी वीड कंट्रोल पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हमारा बिंदु आता है कि किसी भी खरपतवार को भगाने से पहले, किसी भी खरपतवार को अपने खेत से भगाने से पहले उसकी प्रकृति को जान लेना ज्यादा ही जरूरी होता है। तो खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत, ये पहली हेडिंग बनाइएगा, खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत। यहां से अपनी कहानी शुरू होती है। खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत, नियंत्रण के सिद्धांत। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है बैच में, हम आपको बोर्ड पे ही सारे नोट्स बनवा देते हैं। इस प्रकार से हम बोर्ड पे आपको नोट्स दे देते हैं कि अगर आप कभी भी ये चैप्टर ना पढ़े हो, लेक्चर भी ना पढ़े हो, फिर भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको नोट्स दे दिए जाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ वीड कंट्रोल। और एग्रोनॉमी का अगर आपको क्रॉप साइंस का नोट्स चाहिए है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे और फ्री नोट्स वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। वहां से आपको नोट्स में एग्रोनॉमी प्लस यूपीजीके का दोनों आपको नोट्स मिल जाएंगे। यूपीजीके कल से प्रारंभ है, कल हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल। तो जब हम वीड को कंट्रोल करना चाहेंगे या हम कल को कृषि प्राविधिक सहायक बनेंगे तो किसानों के खेत में वीड होंगे, उनसे निपटने के लिए हम किसानों को क्या एडवाइस देंगे, क्या सलाह देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत देखेंगे। तो खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत में पहली हेडिंग हम लोग बात करेंगे कि हम सबसे पहले क्या देखें, खरपतवारों की प्रकृति। हम निम्न सिद्धांत अपनाते हैं खरपतवार नियंत्रण की, तो जिसमें पहला आता है खरपतवारों की प्रकृति। खरपतवारों की प्रकृति, खरपतवारों की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ वीड, नेचर ऑफ वीड। तो वीड्स का जो नेचर है उसको हमको जानना है, तब हम खरपतवार को मार पाएंगे। जैसे खरपतवारों की प्रकृति क्या होती है, तो हम बात करते हैं, जैसे मान लो रेगिस्तानी खरपतवार है। क्या है? रेगिस्तानी, रेगिस्तानी खरपतवार है। रेगिस्तान का नाम जब आता है तो हमारे जहन में आ जाता है राजस्थान, और राजस्थान में हमारे जहन में आ जाता है जैसलमेर, और जैसलमेर में एक जगह है सम। ठीक है, क्या है? सम, जहां पर लोग नया साल मनाने के लिए जाते, यानी कि कल 1 जनवरी नया साल है 2024 का, आज रात में समापन हो जाएगा और 25 में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना कि रेगिस्तान में भी एक चर्चा का विषय चल रहा है। जैसलमेर में कोई एक राजस्थान के किसान हैं विक्रम सिंह, उनके खेत में ट्यूबवेल का बोरिंग हो रहा था, तो अचानक मिट्टी नीचे धसी और पानी का उबाल आने लगा। कल 30 दिसंबर को वो शायद शांत हुआ है पानी। ठीक है, तो रेगिस्तानी जो खरपतवार होते हैं वो रेगिस्तान में उगते हैं। इनको अगर हम नियंत्रित करना चाहें तो क्या करेंगे? खेत में पानी भर देंगे। जाहिर सी बात है, क्या करेंगे? खेत में लंबे समय तक पानी भर के, या खेत में पानी भरकर खरपतवार को नष्ट करेंगे, खरपतवारों को नष्ट करेंगे, नष्ट कर देंगे, कर देते हैं। मान लो कोई खरपतवार ऐसा है, रेगिस्तानी खरपतवार है, और आपको मारना है, हमें आपकी प्रकृति पता चल गई कि ये खरपतवार कैसा है साहब, रेगिस्तानी है, तो हम उसको क्या करेंगे? पानी भर के दौड़ा दौड़ा के मार देंगे खेत में, मर जाएगा बेचारा, पानी भर जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति इसकी कैसी है? रेगिस्तानी प्रकृति है। मान लो अगर हमको पता चल गया कि ये जलीय खरपतवार है, कैसा है? जलीय खरपतवार है, तो हम क्या करेंगे साहब? तो अगर हमको पता चल गया कि ये जलीय खरपतवार है तो हम क्या करेंगे? खेत को कुछ समय के लिए सूखा छोड़कर खरपतवार मार देंगे। तो खेत को सूखा करके
खरपतवारों को नष्ट करना, खरपतवारों को नष्ट करना। ठीक है, यहां तक हमने क्या देखा कि अगर हमें वीड कंट्रोल वास्तविकता समझना है, चीजों को एक एक करके हमें समझना है। वीड कंट्रोल ऐसे नहीं मुंह उठा के आओ और पढ़ लो काम हो गया, नहीं, सब्जेक्ट को बस जानो। तो अगर हम वीड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, खरपतवार नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो किसी भी चीज को अगर हम नियंत्रित करेंगे तो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि हम पहले तो खरपतवारों की प्रकृति ही जान लेते हैं। अगर हम प्रकृति जान लेंगे तो उनका नियंत्रण हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे हमने क्या यहाँ पर देखा कि कुछ डेजर्ट वीड हैं जो रेगिस्तानी हैं, अगर इनको हमको मारना है तो हम क्या करेंगे, खेत में थोड़े समय के लिए पानी भर देंगे। पानी भरने से क्या होगा, इनके जड़ और बीज नष्ट हो जाएंगे, खरपतवार मर जाएंगे, सिंपल सी बात। दूसरा, जलीय, अगर मान लो इक्वेटिक वीड है, हमारे जलीय खरपतवार है, इनको मारने के लिए हम क्या करेंगे, खेत को खाली छोड़ देंगे, सूखा छोड़ देंगे। सूखा छोड़ने पर क्या होगा, ये दम तोड़ने लगेंगे। जब इनको उनका मौसम नहीं दोगे, उनको इनका क्लाइमेट नहीं दोगे, ठीक है, उनको इनकी जैसा माहौल नहीं दोगे, तो ये क्या करेंगे, सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं, खरपतवारों का जीवन चक्र। हम जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। दूसरा, खरपतवारों का जीवन चक्र, खरपतवारों का जीवन चक्र। जीवन चक्र की जब बात आती है तो हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ वीड्स। लाइफ साइकिल ऑफ वीड्स। तो वीड्स की जो लाइफ साइकिल है वो किस हिसाब से हमको पढ़नी है, जानना है कि लाइफ साइकिल से सर क्या मतलब है, कंट्रोल का क्या मतलब है, लाइफ साइकिल से हमें क्या मतलब सर, कैसे भी हम कंट्रोल कर लेते, नहीं, जानना है हमको वास्तविकता में। तो खरपतवारों का जीवन चक्र हम क्यों मानते हैं, जैसे मान लो कि एक बीजपत्री खरपतवार है, या सॉरी एक वर्षीय खरपतवार है। कैसा है, एक वर्षीय खरपतवार है। कोई एक वर्षीय खरपतवार है, ध्यान देना थोड़े समय के लिए। तो इसको बीज या फूल बनने से पहले ही नष्ट कर देते, ध्यान देंगे, फूल आने व या बीज बनने से पहले नष्ट कर देते हैं। बीज बनने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। कहने का मतलब यहां पर क्या है, अगर मान लो एक वर्षीय खरपतवार है तो ये क्या करेगा, एक वर्ष में ही बीज से बीज बना लेगा, एक वर्ष में ही बीज से बीज बना लेगा। हम बीज डालेंगे और इस बीज से नया बीज ये तैयार कर देगा, ये बीज से बीज तैयार कर देगा एक वर्ष में ही। तो इसके बीज से बीज तैयार होने से पहले ही इसको अगर हम खत्म कर दें, इसका बीज ही ना बनने दें, तो हमारा खरपतवार को कंट्रोल करना थोड़ा संभव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो इसके बीज बन गए या इसके फूल आ गए तो बहुत सारे पौधे बना देगा खेत में, तो इसके बीज या फूल आने से पहले इसका हम क्या कर देते हैं, गला घोट देते हैं। तो खरपतवारों का जीवन चक्र भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। अगर कोई द्विवर्षीय खरपतवार है तो उसको एक वर्ष के बाद हम खत्म कर देते हैं। मान लो फूल आने से पहले, बीज बनने से पहले उसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। मोस्टली इसमें हम एक वर्षीय खरपतवार का जिक्र करते हैं जो बेचारे एक साल के अंदर ही बीज से बीज बनाने की क्षमता रखते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरा, कि हमने खरपतवारों की प्रकृति जान ली, खरपतवारों का जीवन चक्र जान लिया। अब हम बात करते हैं खरपतवारों की सुसुप्तावस्था। खरपतवारों की सुसुप्तावस्था, खरपतवारों की सुसुप्तावस्था क्या होगा, डोरमेंसी ऑफ वीड, डोरमेंसी ऑफ वीड। खरपतवारों की सुसुप्तावस्था क्या कहता है,
यहां से कैसा पॉइंट बन सकता है कि सुसुप्तावस्था साहब क्या होता है, सुसुप्तावस्था एक ऐसी दशा होती है जो बीज को डोरमेंट कंडीशन में ले जाती है। फिर चाहे उसको आप उचित तापमान, उचित नमी, उचित प्रकाश और उपयुक्त मिट्टी ही क्यों ना दे दो, परंतु वो अंकुरित नहीं करेगा, क्योंकि वो कौन सी फेज में है, वो सुसुप्त अवस्था में है। किसमें है? सुसुप्त अवस्था में है, निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है। बीज के जीवित रहते हुए भी, बीज अपने अनुकूल मौसम के रहते हुए भी, जीवित रहते हुए भी अगर अंकुरित नहीं करता है तो समझ लो वो सुसुप्तावस्था का शिकार है। तो बीज की, खरपतवारों की सुसुप्तावस्था से क्या मतलब है नियंत्रण में, तो जरा हम ध्यान देंगे कि कम अवधि वाली सुसुप्तावस्था अगर होगी, कम अवधि की सुसुप्तावस्था, कम अवधि की सुसुप्तावस्था और लंबे अवधि की सुसुप्तावस्था, लंबे अवधि की सुसुप्तावस्था, लंबे अवधि की सुसुप्तावस्था, कम अवधि की सुसुप्तावस्था और लंबे समय की सुसुप्तावस्था दो प्रकार की होती है। कुछ बीजों में बहुत लंबे अवधि की सुसुप्तावस्था आती है, कुछ बीजों में, मतलब खरपतवारों के बीज में कम समय अवधि की सुसुप्तावस्था आती है। तो हम क्या करते हैं, सुसुप्तावस्था के दौरान ही हम क्या कर देते हैं, उसके बीजों को नष्ट कर देते हैं या उसके बीजों को निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम इसकी सुसुप्तावस्था को तोड़कर इसको अंकुरित होने का आगाज करते हैं कि भाई बेटा तू अंकुरित हो जा, पानी लगा देते हैं खेत में और इसको अंकुरित करा लेते हैं और फिर इसको मार देते हैं। इसको स्टेल सीडबेड बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कम अवधि की सुसुप्ता अवस्था, लंबे अवधि की सुसुप्ता अवस्था। अगर हमें कंट्रोल करना होगा तो हम क्या करेंगे, सुसुप्तावस्था के समय, सुसुप्तावस्था के समय या सुसुप्तावस्था की अवधि में ही खरपतवारों के बीजों को, खरपतवारों के बीजों को नष्ट कर देते हैं, बीजों को नष्ट कर देते हैं, बीजों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां तक हमने क्या देखा कि इनकी सुसुप्तावस्था अवधि में ही हम क्या करेंगे, इनके बीजों को मार देंगे, ताकि ये सुसुप्तावस्था की अवधि में है, उस समय जम ही नहीं रहे हैं। परंतु हमें ये ज्ञान तो होना चाहिए ना कि कौन से बीज में कितने दिन की सुसुप्तावस्था आती है। तो जब अगर ये ज्ञान होगा हमें, खरपतवारों की सुसुप्तावस्था का जो ज्ञान होगा, तभी हम चीजों को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, मार पाएंगे। ठीक है, तो खरपतवारों की सुसुप्तावस्था का ज्ञान होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। फटाफट से नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक शेयर कमेंट जरूर देते रहिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक बच्चा इस क्लास से जुड़ेगा और अपनी तैयारी को मजबूत करेगा। क्योंकि हमारा और हमारी टीम का यही उद्देश्य है कि हम जब भी और जितना भी समय बच्चों को दें वो सकारात्मक निकले, उनके लिए टाइम पास वाला मामला ना हो। इसीलिए हम उतना ही देते हैं जितना बच्चा पचा सके, बहुत ज़्यादा उसको मैटर नहीं देते हैं। हमारे आप YouTube चैनल पर विजिट करोगे, आपको क्लासेस मिलेंगी और कुछ मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे। बाकी आपको फालतू का कोई भी कंटेंट वहां पर नहीं मिलेगा। और क्लासेस जो मिलेंगी बाकायदा प्लेलिस्ट में होंगी कि बच्चे को कोई भी असुविधा ना झेलनी पड़े, बच्चा सीधा जाए एक्सटेंशन बाय नीलेश सर, आप सर्च करोगे आएगा, प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो आप देख डालो। एग्रोनॉमी बाय नीलेश सर आप डालोगे, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी डालोगे, प्लेलिस्ट आएगी, आप पूरे एग्रोनॉमी की वीडियो देख डालो। यूपीजीएस बाय नीलेश सर, आप प्लेलिस्ट जाओगे, आप उस पर पूरे देख लो। प्लांट पैथोलॉजी फॉर डेमो क्लास बाय नीलेश सर, अगर प्लांट पैथो के डेमो देखना हो, सॉइल साइंस के डेमो देखना हो, ये सारे डेमो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। और क्लासेस आपको कहाँ मिलेंगी, ऐप पर मिलेंगी।
कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, जैसे एक्सटेंशन है, एग्रोनॉमी है, यूपी जीके है। ये सारी की सारी क्लासेस आपको कहाँ मिल गई? यूट्यूब पे मिल गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा। तीसरा देख लिया हमने, चौथा देखते हैं, खरपतवारों की सहनशीलता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खरपतवारों की सहनशीलता। खरपतवारों की सहनशीलता, ससेप्टिबिलिटी ऑफ वीड। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ वीड, ससेप्टिबिलिटी ऑफ वीड्स। ठीक है, आप थोड़ा इसको दोबारा से लिख लेते हैं क्योंकि ये इसमें एक पॉइंट बन गया। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ वीड। अब हम देखते हैं, आज 31 दिसंबर है। आज हमारा स्वास्थ्य नहीं सही था, क्लास लेने का बिल्कुल सा इरादा नहीं था, परंतु आप लोगों के संघर्ष की वजह से आज हम आपके सामने खड़े हैं और क्लास ले रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो अब हम बात करते हैं कि खरपतवारों की सहनशीलता से साहब क्या मतलब है। तो हम जरा बात करते हैं दो टाइप के खरपतवार। खरपतवारों की सहनशीलता से हम देखते हैं, तो यहां से हमारे दो प्रकार के खरपतवार निकल के आते हैं। एक आता है ब्रॉड लीफ वीड, कल ही पढ़ाए थे आपको ब्रॉड लीफ वीड, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। कौन सी? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, एक तो ये हो गया। दूसरा है नैरो लीव वीड, नैरो लीव वीड मतलब सकरी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार। अब हम बात करते हैं, हम लोग अमूमन देखते हैं कि चौड़ी पत्ती वाला जो खरपतवार है, इसको हम लोग मार देते हैं किससे? 2,4-D शाकनाशी से। किससे मार देते हैं? 2,4-D शाकनाशी से इसको खत्म कर देते हैं। 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये शाकनाशी है, मार्च और मिचेल द्वारा विकसित ये शाकनाशी। ठीक है, भारत में, पश्चिमी भारत में सबसे पहले उपयोग किया गया, अमेरिका में ये बनाया गया, और इसका दो रूपों में उपयोग करते हैं। एक हम शाकनाशी के रूप में, एक हार्मोन के रूप में। जब इसका 20 ppm से कम मात्रा लेंगे तो एक हार्मोन के रूप में प्रयोग होगा, अगर हम इसका 20 ppm से ज्यादा मात्रा ले लेंगे तो ये क्या प्रयोग होगा? एक शाकनाशी के रूप में प्रयोग होगा। ये दो रूपों में आता है, पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। धानुका वीड मार्कर लाओगे पाउडर फॉर्म में मिलेगा, जूरा की बोतल लाओगे लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, गांव में सभी जाओगे साल्ट उस पर लिखा रहता है। ठीक है, 2,4-D है। 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है। किसको? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है, परंतु ये 2,4-D के प्रति सहनशील है। क्या है? 2,4-D के प्रति क्या है? सहनशील है। मतलब 2,4-D से नियंत्रित नहीं होंगे, ये नियंत्रित नहीं होते हैं। कौन से? नैरो वाले। तो अब हमको ये भी तो नॉलेज होना चाहिए, पता लगे बीड हमारे में सकरी पत्ती है, हम उड़ेले पड़े 2,4-D नहीं ना। तो हमें ये नॉलेज भी होना चाहिए कि नैरो लीव्स बीड होते हैं वो 2,4-D से कंट्रोल नहीं होते हैं। इसके लिए हम कोई अदर शाकनाशी डालते हैं, जैसे मेट सल्फ्यूरान, आइसोप्रोट्यूरान, ठीक है, सल्फोसल्फ्यूरान, ये वगैरह हम प्रयोग करते हैं। तो ये सकरी पत्ती वाले जो होते हैं, तो सकरी पत्ती वालों को हम मारने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो मेट सल्फ्यूरान, मेट सल्फ्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान,
आइसोप्रोट्यूरान, आइसोप्रोट्यूरान और पेंडिमेथिलीन, इनका हम लोग प्रयोग करते हैं कैसे? सकरी पत्ती वालों को मारने के लिए, क्योंकि इनको भी तो मारना भगाना है। अब 2,4-D से कौन सा मर जाता है? चौड़ी पत्ती वाला। तो ध्यान देना, चौड़ी पत्ती वाले को ये मार देता है, चौड़ी पत्ती वाले को मार देता है। कुछ ऐसी फसलें हैं उनको भी ये मार देता है, जैसे तिलहनी फसलें और दलहनी फसलों में कहा जाता है कि 2,4-D का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मोस्टली चौड़ी पत्ती वाली फसलें होती हैं। 2,4-D कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाता है। तो गांव में आप किसान को सुनते होंगे, किसान के मुंह से, कि दलहनी और तिलहनी फसल में 2,4-D का प्रयोग नहीं करता है। तो ध्यान देना, 2,4-D जो है इसका तिलहन व दलहन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, तिलहन और दलहन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, परंतु दलहन व तिलहन में प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों? चौड़ी पत्ती होती है, इनकी पत्तियां चौड़ी या चौड़ी पत्ती होती हैं, इसलिए चौड़ी पत्ती के कारण, चौड़ी पत्ती होने के कारण इसमें हम प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखना थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये आपको बहुत जल्दी किताबों में ढूंढने से नहीं मिलेगी। पहली बात, ये जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, बड़ी मेहनत करके ये कंटेंट मिल रहा है, ये आप ऐसे इसको जाया मत कर देना। यहाँ से जब भी कभी प्रश्न बने, या आप कभी भी वास्तविकता खरपतवार के चैप्टर को, हर चीज यही नहीं होता है कि हम पढ़ें वो परीक्षा में आ जाए। ऐसे तो 100 ही प्रश्न पढ़ो आप, परीक्षा में 100 ही आने हैं, परंतु हमको हर एक पॉइंट का ज्ञान होगा, तब हम किसी भी प्रकार से परीक्षा में वापस नहीं आएंगे, सफलता लेके आएंगे। तो जब हमारे पास समय पर्याप्त है, तो क्यों हम मेहनत करने से डरें? क्यों हम चीजों को पढ़ने से डरें? क्यों हम कमजोर बने? हम 1 नंबर का बनना चाहते हैं तो हम 1 नंबर का बनेंगे। बस मन में आप 1 नंबर ठान लीजिए और रैंक अपनी सुनिश्चित कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने खरपतवारों की सहनशीलता पर चर्चा कर ली। तो अगर ब्रॉड लीफ होगा तो हम इनका प्रयोग करेंगे, नैरो लीफ होगा तो हम इनका प्रयोग करेंगे। ये जानकारी हमें तब प्राप्त होगी जब हम खरपतवारों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। फिर एक और पॉइंट लिखाते हैं हम आपको। चलिए आगे बात करते हैं 5 नंबर की। तो प्रवर्धन विधियां, 5 नंबर की हम बात करते हैं, प्रवर्धन विधियां। कहीं कहीं इसको हिंदी में जनन विधियां भी लिखते हैं। प्रवर्धन विधियां, प्रोपोगेशन मेथड, क्या लिखते हैं इसको? प्रोपोगेशन मेथड। प्रोपोगेशन मेथड, जनन विधियां। तो जब हम जनन विधियों की बात करते हैं, और जनन विधियों में हम देखते हैं कि क्या क्या चीजों को हम बात करने वाले हैं प्रवर्धन विधियों के अंतर्गत। तो हम बात करते हैं, मुख्यतः जो बीज होते हैं, खरपतवार होते हैं, बीजों द्वारा प्रवर्धित होते हैं। जो मुख्यतः खरपतवार होते हैं, मोस्टली जो मुख्यतः खरपतवार होते हैं, वो बीजों द्वारा प्रवर्धित होते हैं, बीजों द्वारा प्रवर्धित, प्रोपोगेट होते हैं। किसके द्वारा? बीजों द्वारा ये प्रवर्धित होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब बीजों द्वारा प्रवर्धित होंगे तो बीज अंकुरण से पहले नष्ट कर देंगे इनको, या बीज बनने से पहले। ठीक है, तो लिखेंगे बीज बनने से पूर्व, बनने से पूर्व, या बीज अंकुरण से पूर्व, या बीज अंकुरण से पूर्व, बीज अंकुरण से पूर्व
खरपतवारों को नष्ट करना। हमने क्या लिखा? जो बीज वाले मुख्यतः जो खरपतवार होते हैं उनके बीज को हम बनने से पहले ही या बीज के अंकुरण होने से पहले ही मार देते हैं। जैसे सत्यानाशी हो गया, कृष्णनील हो गया, चौलाई हो गया, जवासा हो गया, ये कुछ खरपतवार होते हैं मुख्यतः खरपतवार। जैसे जंगली चौलाई, जंगली चौलाई, बथुआ, गेहूंसा, सत्यानाशी, कृष्णनील, प्याजी, इत्यादि। ये कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जिनका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीजों को द्वारा होता है। तो बीजों के जमने से पहले या बीजों को बनने से पहले ही हम लोग क्या कर देते हैं? इनको मार देते हैं। यहां तक तो हमने बीजों के बारे में बात कर ली। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जैसे कांस, मोथा, दूब घास, बरू घास। पत्थर चटा, ये जो खरपतवार होते हैं ये वानस्पतिक प्रवर्धन होता है इनका। कैसा होता है? वानस्पतिक प्रवर्धन। क्या होता है? वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। तो इनको कैसे नष्ट करेंगे? तो खेत को गहरी जुताई करके खुला छोड़कर इनके वानस्पतिक भागों को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि ये जड़ बनने से पहले ही खत्म हो जाएं। तो हम क्या करेंगे? खेत की गहरी जुताई करके, खेत की गहरी जुताई करके, खेत की गहरी जुताई करके, खेत की गहरी जुताई करके खेत को खुला, खेत को खुला, खेत की गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़कर इनके वानस्पतिक भागों को नष्ट कर देते हैं। इनके वानस्पतिक भागों को सुखाकर नष्ट कर देते हैं। सुखाकर नष्ट कर देते हैं। सुखाकर नष्ट कर देते हैं। तो जैसे मान लो दूब घास हुआ, बरू घास हुआ, मोथा हुआ, कांस हुआ, इनके हम क्या करते हैं? गहरी जुताई कर लेते हैं। तो इनके जड़ होती हैं, जो वानस्पतिक भाग होते हैं इनके, वो बाहर आ जाते हैं, सूख जाते हैं, जिससे नए खरपतवार नहीं बन पाते हैं। ये तो था खरपतवार नियंत्रण के लिए हम कौन कौन से सिद्धांत अपनाते हैं। ये सिद्धांत के बारे में हमने बात की। यहां तक हमने सिद्धांत को जाना। अब बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की विधियां, मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। खरपतवार नियंत्रण की विधियों पर हम चर्चा करेंगे और कौन कौन सी विधियों को जानेंगे ये हम जानते हैं। ठीक है, आप पहले इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, फिर हम खरपतवार नियंत्रण की विधियों को पढ़ते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं और हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की विधियां। आप लोग एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक शेयर कमेंट के साथ आगे प्रसारित करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, क्योंकि हर एक बच्चा हमारी क्लास से जुड़े। बहुत ही नाम मात्र फीस में जो हमारा एजीटीए का बैच चल रहा है, सभी बच्चे जुड़े, पढ़ाई करें और अपने अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर हों। हम
ये संकल्पित हैं कि अगर एक भी बच्चा छूटेगा संकल्प हमारा टूटेगा। इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। एक एक बच्चा टीए का जो है वो जुड़ना चाहिए और कम फीस में अपनी तैयारी करना चाहिए। ये बैच जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। यहाँ पर आप कुछ भी खो दिए होंगे वो पुनः आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की विधियां। और खरपतवार नियंत्रण की विधियों के बारे में हम बात करते हैं। खरपतवार नियंत्रण की विधियां, ये वाला जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं यहां से ऐसा कोई पेपर नहीं जब पेपर में क्वेश्चन बनाना हो, ये ध्यान देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर कम से कम हम 3 लेक्चर शेड्यूल करेंगे तब जाके इसको हम फिनिश कर पाएंगे। बहुत अच्छा क्लास होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो खरपतवार नियंत्रण की विधियां, मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। तो मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल की जब बात आती है तो हम चर्चा में लाते हैं मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। तो खरपतवार नियंत्रण की निम्नलिखित विधियां हैं, हम लोग इस प्रकार से जानते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण की निम्नलिखित विधियां हैं, तो पॉइंट लिखेंगे। खरपतवार नियंत्रण की, खरपतवार नियंत्रण की, खरपतवार नियंत्रण की निम्न विधियां हैं, निम्न विधियां हैं। तो खरपतवार नियंत्रण की क्या हैं, निम्न विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं जरा जानते हैं। तो नंबर 1 हम बात करेंगे सस्य विधियां, सस्य विधियां, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, एग्रोनॉमिक मेथड, सस्य विधियां। दूसरा हम बात करते हैं भौतिक एवं यांत्रिक विधियां, भौतिक एवं यांत्रिक विधियां, भौतिक एवं यांत्रिक विधियां, फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड, फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड, फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड, भौतिक एवं यांत्रिक विधियां। दूसरा ये हम पढ़ेंगे। तीसरा रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड। क्या आएगा मेथड, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। उसके बाद डी आएगा मेथड जैविक विधियां या जैविक विधि, जैविक विधियां, बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड। यहां से कई बार बहुत सारे प्रश्न बनते हैं बायोलॉजिकल मेथड से लेकर के। ठीक है, ये विधियां हैं, इन्हीं पर अपना क्लास होगा, बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, इन्हीं पे सारी चर्चाएं इन्हीं से अपने को करनी है। अब इसमें से एक एक करके हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे और चीजों को जानना प्रारंभ करेंगे। एक एक चीजों को जानना है, बस यहीं तक अपना चैप्टर है ये बीड वाला। ये लास्ट बिंदु है जैविक विधियां। इसके बाद से न्यूमेरिकल आएंगे, वो मैं आपको कराऊंगा। और न्यूमेरिकल कहाँ पे मैं कराऊंगा, रासायनिक विधियों के अंतर्गत ही न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा, ये मान के चलना। ठीक है, अब आज ये एग्रोनॉमी की लास्ट क्लास हो रही है, कल से यूपी स्पेशल चलेगा। अगले मंडे जब आएगा तो मंडे से पहले एक संडे आता है, संडे को भी आपकी इस वाले इस वाले संडे को मैं एग्रोनॉमी की क्लास रखूंगा। ठीक है, और उसमें एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करूंगा
जिसको मैं एक ही दिन में कवर कर लूं। छोटा सा कोई टॉपिक, जैसे मैं बात करूं टिलेज या भूपरिष्करण वाला जो टॉपिक है वो एक दिन का टॉपिक है, उसको मैं कवर कर लूंगा, ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में सारी जानकारी। तो आप लोग तैयार रहना। यहां तक हम देखते हैं खरपतवार नियंत्रण की विधियां, मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। खरपतवार नियंत्रण की निम्न विधियां हैं: सस्य विधियां, भौतिक एवं यांत्रिक विधियां, रासायनिक विधियां, जैविक विधियां। अब पहली हेडिंग हम बनाते हैं सस्य विधियां। कौन सी? सस्य विधियां या सस्य क्रियाएं, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। सस्य विधियां, एग्रोनॉमिक मेथड्स। लिखिएगा, सस्य विधियों द्वारा खरपतवार को नियंत्रण करने की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को हम अपनाते हैं। जैसे सस्य विधियों के अंतर्गत सबसे पहला हमारा हेडिंग आएगा, यह है सस्य विधियां, मेन हेडिंग। अब इसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट हेडिंग आएगा जातीय उपयुक्तता। जातीय उपयुक्तता, जैसे अगर हम अंग्रेजी बात करें तो स्पेसीज, स्पेसीज सुटेबिलिटी। स्पेसीज सुटेबिलिटी, जातीय उपयुक्तता। क्या होता है साहब? जातीय उपयुक्तता का बात करते हैं, मतलब ऐसी जातियां उगाएं जो उस मृदा एवं जलवायु के अनुकूल हो। क्या लिखेंगे? ऐसी जातियों को उगाना चाहिए जो मृदा एवं जलवायु के अनुकूल हो। फसलों की ऐसी जातियों को उगाएं, फसलों की ऐसी जातियों को उगाएं जो मृदा एवं जलवायु के अनुकूल हों, जलवायु के अनुकूल हों। ऐसा क्यों हमने कहा? जब ये जलवायु के अनुकूल होंगी तो इनकी वृद्धि एवं विकास अच्छा होगा। क्या होगा? जो फसल होगी इसकी वृद्धि और विकास अच्छा होता है। वृद्धि और जो विकास है वो क्या होगा? अच्छा होगा, ज्यादा होगा। वृद्धि और विकास ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? वृद्धि और विकास ज्यादा होगा तो खरपतवारों की वृद्धि पर रोक लगाएंगे। तो क्या होगा? खरपतवारों की वृद्धि पर, खरपतवारों की वृद्धि पर रोक लगाएंगी। कौन? फसलें। खरपतवारों की वृद्धि पर रोक लगाएंगी जब फसलों की वृद्धि और विकास क्या होगा? ज्यादा होगा। अब फसलों की वृद्धि और विकास ज्यादा कब होगा? जब उसके अनुकूल सॉइल एंड क्लाइमेट मिलेगा। तो हम फसलें चुने, जैसे धान गेहूं जहां उगा रहे हैं, जिस क्षेत्र में उगा रहे हैं बढ़िया हो रहा होगा, वहां पर हम उसकी ऐसी जातियों को सेलेक्ट करें जो हमारे जो सॉइल है उसको अच्छी लग जाए, क्लाइमेट उसको अच्छा लग जाए, तो उसकी ग्रोथ जो होती है बहुत ज्यादा होगी। जब ग्रोथ बहुत जल्दी और ज्यादा होगी तो जो बाद में खरपतवार आएंगे, जब तक खरपतवारों का जन्म होगा तब तक ये वृद्धि कर चुकी होंगी। जब ये वृद्धि कर चुकी होंगी फिर खरपतवार अंकुरित हुए रहे होंगे। जब कोई चीज बन के खड़ी हो जाती है और फिर छोटे से नीचे से बनना प्रारंभ होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। तो फसलें वृद्धि और विकास को पा चुकी होती हैं, वीड बाद में इमर्ज होते हैं। तो ये जो फसलें होती हैं वीड की ग्रोथ पर क्या करती हैं? अंकुश लगा देती हैं, इनकी वृद्धि को रोक देती हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि
जाति उपयुक्तता के बारे में हमने देखा कि फसलों की वृद्धि विकास अच्छी हो जाती है अगर हम अच्छे क्लाइमेट के साथ देखते हैं, वैसे तो खरपतवारों की वृद्धि पर ये रोक लगा देती। दूसरी हेडिंग हम बात करते हैं पौधों की बुवाई का समय एवं पौधों की संख्या। बुवाई का समय तो टाइम ऑफ सोइंग, टाइम ऑफ सोइंग, टाइम ऑफ सोइंग की अगर हम बात करते हैं, अगर समय से बुवाई करेंगे, क्या हम बात करते हैं समय पर बुवाई अगर हम करते हैं, समय पर बुवाई करते हैं या विलंब से बुवाई करते हैं, विलंब से बुवाई। अगर हम समय पर बुवाई करते हैं तो क्या होता है, फसलों की वृद्धि होती है, फसलों की वृद्धि क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और खरपतवारों की वृद्धि, खरपतवारों की वृद्धि क्या होती है, कम होती है। क्योंकि अगर हम समय पर बोएंगे उसको सारी चीजें अच्छी मिलेंगी तो फसल की वृद्धि क्या होगी, अच्छी होगी। जब फसल की वृद्धि अच्छी होगी तो खरपतवारों की वृद्धि से लड़ने की इसके अंदर क्षमता आ जाएगी और खरपतवारों की वृद्धि पर यह अंकुश लगा देगा। विलंब से अगर बुवाई करते हैं तो क्या होता है, फसलों की वृद्धि जो होती है वो कम होती है और कुपोषण का पौधा शिकारी हो जाता है और खरपतवारों की वृद्धि ज्यादा हो जाती है, खरपतवारों की वृद्धि ज्यादा, खरपतवारों की वृद्धि ज्यादा हो जाती है। यहां तक हमने देखा। तो अगर हम बात करते हैं तो सोइंग ऑफ टाइम या टाइम ऑफ सोइंग की हम बात करते हैं, टाइम ऑफ सोइंग की, कि बुवाई का जो समय होता है बहुत बड़ा मैटर करता है सस्य विधियों में खरपतवारों के नियंत्रण पर। हमने यहाँ पर देखा कि बुवाई का समय क्या कर रहा है, सस्य विधियों में क्या कर रहा है, खरपतवारों को नियंत्रित कर रहा है। तो ये मेथड आप फटाफट से नोट कर लीजिएगा। उसके आगे हम आपको और मेथड बताते हैं जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं और हम बात करते हैं, दो मेथड हमने देखा, तीसरे की बात करते हैं फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फसल चक्र। कैसे फसल चक्र जो है खरपतवार नियंत्रण में सहायता देता है, फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन। ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रॉप रोटेशन। वर्गीकरण के जस्ट बाद इसी चैप्टर को हमने आगे लिया था क्योंकि हमें पता था यहाँ से जब प्रश्न आते हैं तो बच्चा गलत करके आता है, तो ये चैप्टर पहले ले लिया जाए ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। इसी से जुड़ा हुआ इसका बड़ा भाई अभी हम उसको पढ़ाना है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। तो हम यहाँ पर फसल चक्र देखते हैं। तो देखते हैं कि क्या करते हैं हम, कुछ खरपतवार फसल विशेष में ही लगते हैं। तो लिखेंगे कुछ खरपतवार कुछ खरपतवार फसल विशेष में ही उगते हैं, में ही उगते हैं, अर्थात यदि उसी फसल को
अर्थात उसी फसल को खेत में लगातार उगाने से, खेत में लगातार उगाने से, खेत में लगातार उगाने से खरपतवारों की वृद्धि होती रहती है। खरपतवारों की वृद्धि एवं प्रकोप बढ़ता है, वृद्धि एवं प्रकोप बढ़ता है, प्रकोप बढ़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम अगर गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं से संबंधित गेहूंसा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो अगर हम रबी ऋतु में गेहूं लगा रहे हैं, थोड़े समय के लिए गेहूं हटा दें और दूसरा कोई खरपतवार ना उगने दें, गेहूं हटाकर हम कोई दूसरी फसल ले लें, रबी में चना ले लें, तो क्या गेहूंसा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो गेहूंसा से तो हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर कुछ खरपतवार कुछ फसल विशेष में ही लगते हैं, यदि हम उस फसल को लगातार लगाते हैं तो उनकी खरपतवारों की समस्या बढ़ जाती है। अब हम क्या करते हैं, जब फसल चक्र लगा देते हैं, जब फसल चक्र अपना लेते हैं, जब फसल चक्र अपना लेते हैं तो क्या होता है, फसलों की अदला बदली होती है। क्या होता है, फसलों को अदल बदल कर बोते हैं, फसलों को अदल बदल कर बोते हैं, अदल बदल कर बुवाई करते हैं या बोते हैं। जब फसलों को अदल बदल कर हम बोएंगे तो खरपतवारों की वृद्धि क्या होगी, कम होगी, या खरपतवारों का नियंत्रण संभव होगा। तो हम जब फसलों को अदल बदल कर बोएंगे तो खरपतवारों का नियंत्रण संभव होगा। खरपतवारों को कम करना या खरपतवारों को कम कर देते हैं। खरपतवारों को कम कर देते हैं। जैसे किसी फसल विशेष में ही अगर कोई खरपतवार लग रहा है तो हम उस फसल को ही अदल बदल देंगे, फसलों चक्र का प्रयोग कर लेंगे, फसलों को अदल बदल कर बोएंगे तो खरपतवारों को कम कर देते हैं। खरपतवारों की संख्या में कमी आ जाती है। जो खरपतवार होते हैं इसकी संख्या में या इसका नियंत्रण हो जाता है, इसका नियंत्रण या रोकथाम इसकी हो जाती है। कैसे हो जाती है, जब हम फसल चक्र अपना लेते हैं तो इसका क्या होता है, नियंत्रण हो जाता है। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अंतरासस्यन। ये फसल चक्र का प्रयोग हम लोग कर लिए। चौथा नंबर देखते हैं अंतरासस्यन या इंटरक्रॉपिंग। अंतरासस्यन, अंतरासस्यन या इंटरक्रॉपिंग। क्या होता है इंटरक्रॉपिंग अंतरासस्यन में? इसका थोड़ा पृष्ठभूमि इसका तैयार करते हैं और समझते हैं कि अंतरासस्यन के बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हमने बात कर लिया अंतरासस्यन क्यों अपनाते हैं अंतरासस्यन, तो जरा देखते हैं हम लोग, चर्चा में लाते हैं इसको। जैसे मान लो कोई फसल की बुवाई हुई है, ये फसल है, ये कोई फसल है, इसकी हम बुवाई कर दिए, इसकी बुवाई हम किए कतारों में। किसमें किए? कतारों में इसकी बुवाई कर दिए। और इस कतारों में क्या है, दूरी ज्यादा है। क्या है, कतारों से कतारों या कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी ज्यादा है, कतार से कतार की दूरी ज्यादा है, तो खरपतवारों की समस्या यहां देखने को मिलेगी। क्या होंगे? खर
खरपतवारों की समस्या, खरपतवारों की समस्या कहाँ? कतारों के मध्य। कहाँ समस्या देखने को मिलेगी? तो कतारों के मध्य खरपतवारों की समस्या देखने को मिलेगी। जो फसलों की कतार हैं उनके मध्य क्या होगी? खरपतवारों की समस्या देखने को मिलेगी। अब हम क्या करेंगे? कतारों के मध्य हम क्या करेंगे? कतारों के बीच की जो दूरी है, कतारों के बीच की दूरी में हम क्या करते हैं? शीघ्र बढ़वार वाली, शीघ्र बढ़वार वाली फसलें लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? शीघ्र बढ़वार वाली फसलें कतारों के बीच में लगाते हैं। अब ये क्या करते हैं? कतारों की गैप को भर लेती, कतारों की गैप को भर लेती है, कतारों की गैप को भर लेती है, भर लेती हैं। कौन सी फसलें? ये हमने फसलें लगा दी। जो फसल की बुवाई की कतारों में, और कतार से कतार की दूरी ज्यादा थी। जब दूरी ज्यादा थी तो खाली पड़ी जगह में खरपतवारों की संख्या बढ़ गई। अब हमें ये चिंता हो गई कि खरपतवार साहब ये बढ़ गए तो फसल नष्ट हो जाएगी। तो हम क्या किए? जो कतार से कतार की दूरी थी इसके बीच में हमने क्या किया? शीघ्र बढ़ने वाली फसलें लगा दी। और शीघ्र बढ़ने वाली फसलों को ही हम क्या कहते हैं? अंतरासस्यन फसलें, अंतरासस्यन फसलें बोलते हैं। तो ये जो अंतरासस्यन फसलें थी इनको हमने क्या किया? कतारों की गैप को भर लेती हैं। जब कतारों की गैप को भर लेंगी खरपतवारों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। खरपतवारों की वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध होगा। क्या होगा? अवरुद्ध होगा। ये जल्दी बढ़ने वाली फसलें होती हैं और ये खरपतवार जो बीच में आराम से मौज काट रहे थे, जब ये आ जाती हैं गैप वाली जो जगह होती है उसमें ये फसलें भर जाती हैं तो फिर खरपतवार बेचारे परेशान होने लगते हैं। कहते थे अभी तक तो मैं ससुराल में अकेला था, अब ये साधु साहब कहाँ से आ गए। जैसे अभी क्या हुआ, बड़े वाले जो भैया की शादी हुई तो ससुराल में पूरा घर खाली था, आराम से बैठे थे। यहां पर इनका राज चलने लगा, सिक्का चलने लगा। तब तक दूसरे वाले की शादी हो गई। दूसरा वाला साधु ने कहा अरे इसका सिक्का चल रहा है, घेरो इसको, पकड़ के मारते हैं। तो बड़ा वाला जो साधु था वो आराम से सिक्का जमाए हुआ था ससुराल में। छोटे वाले को पसंद नहीं आया। छोटे वाले ने कहा रुको अच्छा जरा। छोटे वाला जल्दी जल्दी आने लगा। जब छोटा वाला जल्दी जल्दी आने लगा बड़े वाले को इरिटेशन होने लगी, यार ये अब तो अपना सिक्का खत्म कर देने लगा। तो जब जल्दी जल्दी जो आ रहा है उसका प्रभाव बढ़ने लगा। जब उसका प्रभाव बढ़ने लगा और पहले से जो रह रहा था आपस में कंपटीशन हो गया एक दूसरे को, चाय को लेकर, नाश्ते को लेकर, खाने को लेकर, रहने को लेकर, मान सम्मान को लेकर, यहाँ पर कटाक्ष हो गया दोनों में। तो पुराना वाला बेचारा हार गया क्योंकि ये कौन सा है? ये जल्दी जाने आने वाला है, शीघ्र बढ़ने वाला है। तो ये हम यहाँ तक एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस की बात किए। कल हम भौतिक एवं यांत्रिक विधियां और रासायनिक विधियों के ऊपर चर्चा करेंगे। और एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के एक दो मेथड बचे हुए हैं, जैसे मृदा का पीएच। कुछ खरपतवार अम्लीय भूमि में उगते हैं तो कुछ क्षारीय में उगते हैं। तो हम फसल बुवाई जब करते हैं तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम अम्लीय भूमि है तो उसको चूने से सुधार कर लेंगे, क्षारीय है तो जिप्सम या पायरेट का प्रयोग कर लेंगे, ताकि हम खरपतवार के अनुकूल मिट्टी ना रखेंगे, हम उदासीन कर लेंगे मिट्टी को, ठीक है, जिससे फसलों की ही वृद्धि होगी, खरपतवारों की वृद्धि नहीं होगी। आज तक यहीं तक रखते हैं हम, कल इस पर चर्चा करेंगे और विस्तार से। आज का जो कंट्रोल वाला मेथड था ये बहुत नॉर्मल सी क्लास हम शेड्यूल किए थे ताकि आप कंट्रोल वाला जो बुखार है ना बच्चों के ऊपर ये मत चढ़े। तो हमारा जब कठिन वाला चैप्टर जब हमको पढ़ाना होता है तो पहली जो क्लास होती है उसको इतना ज्यादा सिंपल करता हूं ताकि आप जो है कठिन वाले को कठिन ही ना समझो, आपके मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा
कि अरे यार इतना सरल है, और वास्तविकता में वो सरल बनता हुआ आपके दिमाग में पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर इसके आगे पढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे कृषि प्राविधिक सहायक के वो अभ्यर्थी जो 3446 पोस्ट के लिए जी जान लगाए हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, घर बार सब त्याग के पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा चित विचलित भी हैं कि हम करें तो क्या करें, उन अभ्यर्थियों के लिए वाईडी परिवार लेकर के आया है मात्र 399 रुपए में बिना पीपीटी वाला शुद्ध हिंदी माध्यम में बैच, उसके साथ साथ टेक्स्ट सीरीज, जो कि मोस्टली कोर्स नीलेसर के द्वारा यानी मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा, और आप हर जगह से निराश होंगे, वाईडी से संतुष्ट होंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट को रटाएंगे नहीं, हर एक सब्जेक्ट में आपको मास्टर बना के छोड़ेंगे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हम आपको डील करेंगे, आपको सब्जेक्ट की वास्तविकता तक ले जाएंगे। सब्जेक्ट चाहे कोई हो, हम तोड़ के मानेंगे, ये हमारा इरादा है और ये वादा है, और पक्का करके रहेंगे। हमने एक्सटेंशन पढ़ाई, आपने पढ़ी, बताओ किसी को कठिन लगी? हम एग्रोनॉमी मोस्टली खत्म कर चुके हैं, कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं, आप बता दो 1% भी कठिन लगा हो। हमने आपको प्लांट पैथो दिया बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। हमने सॉइल साइंस आपको पढ़ाई, जो बच्चे पेड बैच में हमसे सॉइल साइंस पढ़ रहे हैं बड़ा अच्छा पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि सर ऐसा सॉइल साइंस हमने कहीं नहीं पढ़ा। उसके साथ साथ हम यूपी स्पेशल आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चों के मन में यूपी स्पेशल को लेकर डर था वो अब दूर हो गया है कि सर यूपी स्पेशल भी हमको लाजवाब पसंद आ रहा है। अब कुछ आपके लिए सरप्राइज होने वाला है जो मैं अभी तक आपके बीच नहीं लेकर आया हूं। एक ऐसी फैकल्टी है जो कंप्यूटर सब्जेक्ट को हमारे यहाँ से मैनेज करने वाली है। उस फैकल्टी से मैं आपको नए साल यानी कि 2025 में पहली तारीख को नहीं, दूसरी तारीख को नहीं, तीसरी तारीख को हम लेकर के आएंगे। 3 जनवरी को हम आपके सामने रूबरू कराएंगे, तो इंतजार रहेगा आप सबका। 7 बजे से वो क्लास आपके बीच आएगी, 7 बजे, ठीक है? तो आप लोग 7:05 तक आप वेट करेंगे। 7 बजे राइट, 7 बजे क्लास हम आपके बीच ले आएंगे। आप सभी लोग 7 या 7:05 का टाइम रखेंगे, तो इंतजार करिएगा कंप्यूटर सब्जेक्ट का कि आपका कंप्यूटर भी धुआं धुआं उड़ाएगा, मौज ही मौज करके आपके सामने आएगा। कंप्यूटर का डर आपका, जो आप कंप्यूटर के डर से सताए हुए हो, बहुत घबराए हुए हो, आपकी वो सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। आप यही लगेगा आपको कि आप बहुत मुस्कुराए हुए हो। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ।